बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमैर निमर, आप देख रहे हैं उमैर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो आज हम सेकंड ईयर की जो है बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो इसका अकॉर्डिंग टू सेकंड बुक इट्स 15 चैप्टर, तो इसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेसिस से। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस, तो सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम होम्योस्टेसिस को है वो डिफ़ाइन करें। तो होम्योस्टेसिस को अगर हम वर्ड वाइज देखें तो इसके दो मतलब बनते हैं। तो एक तरीका से देखा जाए तो होम्यो is also derived from homo, which mean same या like, and stasis mean standing. Its combining becomes same, standing. And in second terminology, here homo is derived from home and stasis mean maintenance या मेंटेन। तो होमो is derived from home and stasis is derived from and stasis mean मेंटेन। तो इसका मतलब बनता है होम मेंटेन। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज जो हैं होम्योस्टेसिस के बारे में ये ठीक हैं। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि होम स्टैंडिंग का भी यही है, लाइक स्टैंडिंग या सेम स्टैंडिंग का एक जैसा रखना, और होम मेंटेन का मतलब भी यूँ कुछ बनता है। देखिए कि अगर आपके घर है वो गंदा हो जाता है, आपको उसे अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सफाई करना पड़ती है। तो बेसिक वो होम्योस्टेसिस का अमल है। तो हेयर जो डेफिनेशन बनती है होम्योस्टेसिस की वो ये है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल्फ फ्रॉम द हार्म इफेक्ट्स ऑफ आउटर फ्लक्चुएशन या फिर फ्लक्चुएशन अकरिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यानी कि ये सेल के अंदरूनी माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है जो कि बैरूनी माहौल की ख़राबियों से उसे महफूज रखता है। तो हम सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि सेल के अंदर के माहौल को बाहर के माहौल के ख़तरनाक असरात से बचाने के अमल को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो अभी ये होम्योस्टेसिस पढ़ लिया हमने। तो इसके बाद तो इसी के बारे में एक और बात इधर है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ होम्योस्टेसिस इन द सेल बॉडी और इन द लाइफ ऑफ अ सेल, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस। तो इसकी क्या हैं जो खिदमात हैं एक सेल की ज़िंदगी में। तो होम्योस्टेसिस की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं एक सेल की ज़िंदगी में। होम्योस्टेसिस एक सेल को बैरून की जो ख़तरनाक असरात होने वाले होते हैं उनसे बचाता है। तो उसकी जो सर्वाइवल का ज़रिया बनता है वो होम्योस्टेसिस ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर माहौल के बाहर कोई तब्दीली होती है, फ़र्ज़ करें कि टेम्परेचर ही ज़्यादा हो गया, तो उसे अब कंट्रोल करने के लिए देखिए कि अगर बाहर टेम्परेचर है और सेल का टेम्परेचर 37 है तो उसे स्वेयर नहीं कर सकेगा, वो सेल डेड हो जाएगा। लेकिन जो इसको अभी मेंटेन करेगा वो होम्योस्टेसिस करेगा। तो ये सेल के सर्वाइवल की इस तरह ये एक एग्जांपल थी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये सेल को सर्वाइव करने में मदद करता है। तो आगे आ जाते हैं। तो फिर ना इधर कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर कंप्राइज करता है होम्योस्टेसिस। तो वो क्या हैं? There are three components which are cause of fluctuation in external environment। तो उनमें एक है टेम्परेचर, दूसरा है वाटर और तीसरा है सोल्यूट कंसंट्रेशन। These three changes can fluctuate environment and this is treated by homeostasis। तो होम्योस्टेसिस को इस्तेमाल करते हुए ना कैसे ट्रीट किया जाता है, तो इन तीनों को ट्रीट करने के लिए जो होम्योस्टेसिस के प्रोसेस हैं वो मैं आपको इधर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर टेम्परेचर को रेगुलेट करना हो हमारी बॉडी का या किसी भी सेल का अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो हम उसे रीड करते हैं थर्मो रेगुलेशन में। एंड लाइकवाइज अगर हमने वाटर और सल्यूट वाटर की कंसंट्रेशन को करना है तो उसके अंदर सल्यूट्स भी आ जाते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें कि सल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर को इकट्ठा लिखना चाहें तो वो भी हो सकता है। और फिर एक और फोर्थ पॉइंट बन जाएगा जिसे हम कहेंगे वेस्ट मटेरियल्स। तो अभी ये जो वाटर और सल्यूट कंसंट्रेशन है इन दोनों को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं होम्योस्टेसिस के हवाले से ऑस्मो रेगुलेशन में। और ये जो अभी एक नया पॉइंट हमने बनाया है वेस्ट मटेरियल्स, ये होम्योस्टेसिस का जो एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन
ये इसमें पड़ता है। तो अभी हम तीनों को एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले टेम्परेचर रेगुलेशन है, तो उसको लिखेंगे हम थर्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर to avoid from the harms of fluctuated external environment। तो जो है बाहर जो मौसम तब्दील हो गया है, टेम्परेचर तब्दील हो गया है, उसके हिसाब से अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, वो है थर्मो रेगुलेशन। तो इसके बाद आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज लाइकवाइज मेंटेनेंस या रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट कंटेंट्स इन इंटरनल बॉडी एज कंपेयर टू या एज रेफरेंस विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ऑस्मो रेगुलेशन को मैं डिफाइन तो कर चुका हूँ, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि ये किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर और सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है उसे बैलेंस किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये एक हमारे पास सेल है, तो इसके बाहर जो है पानी मौजूद है और इसके अंदर है वो पानी और साल्ट्स मौजूद हैं। अगर इसके बाहर जो है वो पानी की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो इसके अंदर अभी पानी की ज़रूरत है। जो वाटर है वो आउटर टू इनर मूव करेगा और जो इसकी है लिमिट है जो वहाँ तक पहुँच के जो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। ये इसकी ऑस्मो रेगुलेशन हो गई है। तो अगर अभी ये देखा जाए कि अभी जो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है तो उसमें साल्ट्स की कमी है, उसमें साल्ट्स कम है, तो सेल के अंदर जो है साल्ट्स कंटेंट्स ज़्यादा हैं। तो अभी ये जो साल्ट कंटेंट्स हैं ये सेल बॉडी को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो इस तरह जो है सेल बॉडी वो बैलेंस हो जाएगी। तो इसे हम नाम देंगे ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम अपनी किडनीज़ के हवाले से बात करें तो आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन करके इधर बताता हूँ कि जो हमारे गुर्दे हैं उनसे गुर्दों का काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन है ना, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन का काम है। तो इधर क्या है जो ऑस्मो रेगुलेशन को मैं इधर डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो ये जो री अब्जॉर्प्शन होती है हमारी किडनीज में उसको एक्सप्लेन करता है ये वाला पॉइंट, री अब्जॉर्प्शन। अगर तो बॉडी में जो है पानी की कमी है और यूरिन में पानी ज़्यादा मौजूद है, तो जो बॉडी है वो यूरिन को कंसंट्रेट कर देगी और जो पानी है 99% तक रीअब्जॉर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेटेड पैदा होगा, जिसमें सोल्यूट्स यानी कि साल्ट्स की मकदार ज़्यादा होगी निस्बतन पानी के। और अगर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारी बॉडी में पानी जो है एक्सेस में मौजूद है, ज़्यादा पानी मौजूद है, तो हमारा जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट पैदा होगा। और अगर हमारे जिस्म में नमकियात की कमी है, साल्ट्स की कमी है, तो जो साल्ट्स होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो हमारा यूरिन है फिर भी डाइल्यूट होगा। तो इधर दो कंडीशन हैं, अगर तो बॉडी को पानी की ज़रूरत है तो पानी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेटेड जो यूरिन है वो पैदा होगा, जिसमें साल्ट्स की मकदार ज़्यादा और पानी कम। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बॉडी में जो है पानी ज़्यादा मकदार में मौजूद हो और साल्ट्स कम हो तो साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होंगे, तो जो हमारा पानी है वो ज़्यादा होगा यूरिन में। तो इस तरह से जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड पैदा होगा। किस तरह? साल्ट्स कम होंगे, पानी ज़्यादा। अच्छा, तो ये है ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनीज। किस तरह हमारी किडनीज में ऑस्मो रेगुलेशन को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी है ना, तो वो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो हम यूरिन पैदा कर रहे हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें रिमूव करने के लिए पैदा कर रहे हैं। तो ये जो है कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और हमारा जो है थर्ड कॉन्सेप्ट है इस बारे में एक्सक्रीशन का, वो रह गया। अच्छा, एक्सक्रीशन भी तकरीबन वही सेम प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये है रिमूवल ऑफ
वेस्ट कंपाउंड्स और मटेरियल्स स्पेशली ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड्स। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन ये भी एक ऐसा ही अमल है, हमारी बॉडी है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो हमारा इन्वायरमेंट है बैरून है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो उसमें जो चेंजेस है हमारी इंटरनल बॉडी में तो उसे मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है। अगर हमारे जिस्म में जो नाइट्रोजनस बेस या दूसरे साल्ट्स जो हैं वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारी बॉडी में वो ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉडी को भी मेंटेन करने के लिए इसका जो है साल्ट कंसंट्रेशन और ये वेस्ट मटेरियल कंसंट्रेशन पूरी करने के लिए हमारे स्वेट और यूरिन के ज़रिए ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस अमल को एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जो हमारी बॉडी है ये एक फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की तरह हमारी बॉडी में भी एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जिसके 3 जुज़ हैं बुनियादी तौर पर, जिनमें सबसे पहले हैं रिसेप्टर्स, कंट्रोल यूनिट एंड इफेक्टर। तो किसी भी फिज़िकल सिस्टम में हम देखते हैं तो उसमें भी 3 ही जो होते हैं यूनिट्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको कंप्यूटर की मिसाल देता हूं तो कंप्यूटर में अगर आप देखें तो सबसे पहले रिसीवर्स होते हैं यानी इनपुट डिवाइसेस, इनपुट है, और एक आउटपुट डिवाइस होगी और साथ में जो दरमियान में होगी वो होगा प्रोसेसर। और यही सेम हमारे दिमाग के साथ है, हमारे जिस्म के साथ है। हमारे जिस्म में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी स्टिमुलस को महसूस करते हैं, स्टिमुलाई को महसूस करते हैं और ये जो मैसेज है सेंड किया जाता है हमारे कंट्रोल यूनिट यानी कि ब्रेन को। और उसका ये ब्रेन को हो सकता है या ग्लैंड्स को हो सकता है। तो ग्लैंड्स को नहीं कहेंगे, ग्लैंड्स तो इफेक्टर्स में आ जाते हैं। ये ब्रेन हो सकता है या स्पाइनल कोड हो सकता है, ये नर्वस सिस्टम हो सकता है या केमिकल सिस्टम हो सकता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में है इनपुट देंगे, प्रोसेसर में प्रोसेस होगी और आउटपुट हमें मिल जाएगी। हमारा जो है कंट्रोल सिस्टम है लाइकली यूज़ हम उसे करते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की ही तरह। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इस कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। व्हाट दिस कंट्रोल सिस्टम इज़, ये कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है 3 जुज़ पे मुश्तमिल है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले रिसेप्टर्स हैं, कंट्रोल यूनिट है और फिर इफेक्टर्स हैं। जो है स्टिमुलाई है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो फ्लक्चुएशंस मौजूद होती हैं, जो फ्लक्चुएशंस आती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो सबसे पहले जज की जाती हैं रिसेप्टर्स के ज़रिए। और ये जो है पैगाम पहुंचाता है हमारे कंट्रोल यूनिट यानी कि ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को। उधर से जो हमें पैगाम मिलता है वो इफेक्टर्स तक पहुँचता है और इफेक्टर्स जो है रद्द-ए-अमल करते हैं उस फ्लक्चुएशन के ख़िलाफ़ और हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को सेव करते हैं फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसमें अभी है फीडबैक मैकेनिज्म की बात करने जा रहा हूँ मैं। व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म इज सेम रिसीविंग ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाया रिसेप्टर्स दैट सिग्नल्स टू द माइंड, सिग्नल्स टू ब्रेन, ऑर्डर इफेक्टर्स टू शो रिएक्शन। इधर था रिसीविंग। ये है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म भी आगे 2 तरह का है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक अबाउट नेगेटिव फीडबैक। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? तो जो नेगेटिव फीडबैक है तो इसमें जो हमारे हैं रिसेप्टर्स हैं वो जो है बॉडी को इन्वायरमेंट की जो चेंज है उसके ऑपोजिट वर्क करने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये लें कि अगर बाहर मौसम सर्द हो, बाहर सर्दी हो, तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ये पैगाम दिमाग तक ये पहुंचाते हैं कि सर्दी है और गर्मी वाला माहौल पैदा किया जाए और हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, वो है
इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट गर्म होना शुरू हो जाता है ताकि हम अपने आप को बाहर की जो सर्दी है उससे बचा सकें। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, इसमें जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे इफेक्टर्स को ये करने पे मजबूर करते हैं जो कि सेम रिस्पॉन्स हो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और द फ्लक्चुएशन अकरिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर गर्मी हो तो हमारे जिस्म को ये पैगाम मिलेगा, रिसेप्टर्स ये पैगाम पहुंचाएंगे कि गर्मी है, कूलिंग इफेक्ट पैदा किया जाए, जिसकी मदद से हमारी बॉडी तो कूल होगी लेकिन जो बाहर इफेक्ट जाएगा वो जो होगा वो भी एक हॉट इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे रिसेप्टर्स को ये पैगाम मिलता है, वो दिमाग तक पहुंचाते हैं। जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो स्वेट पैदा करते हैं। जो स्वेट है वो जिस्म की गर्मी तो बाहर निकाल रहा होता है लेकिन वो पीछे कूलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो स्वेटिंग का प्रोसेस है ना, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी है। तो आज का ये जो हमारा पहला टॉपिक था 15 चैप्टर होम्योस्टेसिस का, आज इधर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। कल से हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स में और फिर एनिमल्स में। अगर आज आपको लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल उमैर एजुकेशन हब से सब्सक्राइब करें। साथ बने हुए घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, इट्स उमैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।